friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 21st February 2023. 21 फरवरी 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा हो कंटेंट एंड इसको लाइक कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सवालों के साथ, द क्वेश्चंस ऑफ द डे, जो कि प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इंडियन पैंगोलिन। इंडियन पैंगोलिन के रिस्पेक्ट में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इंडियन पैंगोलिन इज वल्नरेबल एज पर IUCN। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट इज़ लिस्टेड शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड क्लासिफाइड एज इंडेंजर्ड ऑन द IUCN रेड लिस्ट, ठीक है ना। तो आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट्स इसमें से सही हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि 2 ओनली। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये क्लासिफाइड एज इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल नहीं है ये। एंड शेड्यूल 1 आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। याद रखिए चाइनीज़, अगर चाइनीज़ पेंगोलिन लिखा होता तो चाइनीज़ पेंगोलिन वन ऑफ द मोस्ट थ्रेटेंड स्पीशीज़, और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड आती है, ठीक है ना। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है चाइनीज़, आपकी चाइनीज़ पेंगोलिन इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है। तो उसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सेकंड द क्वेश्चन इज धर्मा गार्डियन। द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग धर्मा गार्डियन। एक बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज आपको बताना है कौन सी दो कंट्रीज के बीच में धर्मा गार्डियन है। ऑप्शंस आर यूनाइटेड किंगडम, बी इंडोनेशिया, सी नेपाल या डी जापान। अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड बाय अस एंड इसका करेक्ट आंसर है जापान। द करेक्ट आंसर इज धर्मा गार्डियन इज बिटवीन इंडिया एंड जापान। तो मेक श्योर यू रिमेंबर दैट। तीसरा सवाल है, स्माइल स्कीम वॉज इन न्यूज़, इट इज़ रिलेटेड टू। स्माइल स्कीम इनमें से किससे रिलेटेड है? फर्स्ट इज रिपोर्टिंग चाइल्ड अब्यूज, सेकंड टू कर्ब ह्यूमन ट्रैफिकिंग, थर्ड टू रिहेबिलिटेट मार्जिनल इंडिविजुअल्स एंड फोर्थ इज एंटी ड्रग कैंपेन। तो थिंक ऑफ द करेक्ट आंसर। आज ये ज़रूर बताइएगा कि आपसे कितने बन गए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बस मैं इसलिए बोलता था कि आपको एक हैबिट लग जाए कि ये बताने की कि हाँ मेरे इतने सही हैं इतने गलत हैं, तो आपको एक सही एनालिसिस मिलेगा। तो यस, स्माइल इज बेसिकली, आंसर इज सी, मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स के दो कंपोनेंट है, दो सब स्कीम्स हैं। एक है फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर एंड सेकंड इज फॉर द वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ पीपल इंगेज इन बेगिंग। एक बेगिंग वाला जरूर याद रखेगा एस्पेक्ट, बेगिंग के लिए है स्माइल स्कीम। उसमें इसका जो फुल फॉर्म है स्माइल का, वो कहता है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। सपोर्ट फॉर द मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। तो इसको ज़रूर याद रखेगा। आगे मूव करते न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में आते हैं। पहली न्यूज़ है कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने अप्रूव कर दिया है उड़ीसा के प्रपोजल को टू डिक्लेयर देब्रीगढ़ अ टाइगर रिजर्व। देब्रीगढ़ नाम का एक टाइगर रिजर्व है। देब्रीगढ़ नाम का एक मतलब एरिया है इन द नियर द हीराकुड डैम इन संबलपुर उड़ीसा। संबलपुर उड़ीसा में ये पड़ता है देब्रीगढ़, और देब्रीगढ़ को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करने का घोषित कर दिया है NTCA ने। देब्रीगढ़ में मतलब इट विल बिकम द थर्ड टाइगर रिजर्व ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा का तीसरा टाइगर रिजर्व बनेगा ये आफ्टर सिमलीपाल एंड सतकोशिया। सिमलीपाल और सतकोशिया के बाद ये बनेगा। अभी तक लगभग आई थिंक 54 टाइगर रिजर्व थे, उसमें एक और बढ़ जाएगा तो 55 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे आफ्टर दिस। एंड दिस इज़ देब्रीगढ़ इन उड़ीसा, और ये सिमलीपाल और सतकोशिया के बाद थर्ड नंबर का टाइगर रिजर्व बनेगा उड़ीसा का। एंड इट वॉज डिक्लेयर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके 1985 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था। तो अभी तक ये देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, अब ये देब्रीगढ़ टाइगर रिजर्व भी हो जाएगा। एंड इट इज़ वेल कनेक्टेड विद द प्रपोज्ड सुनबेड़ा टाइगर रिजर्व इन उड़ीसा एंड उदांती सीतानी टाइगर रिजर्व इन छत्तीसगढ़। देब्रीगढ़ जो है वो वेल कनेक्टेड है दो अलग अलग मतलब टाइगर रिजर्व से, मतलब प्रपोज्ड टाइगर रिजर्व से। एक तो सुनबेदा टाइगर रिजर्व उड़ीसा में प्रपोज्ड है, सुनबेदा टाइगर रिजर्व, और दूसरा उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व, ये भी प्रपोज्ड है, इसका अप्रूवल नहीं हुआ है ना। सुनबेदा टाइगर रिजर्व का ये उड़ीसा का है, और दूसरा उदांती सीता नदी टाइगर, ये तो है ही ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। उदांती सीता नदी ये तो टाइगर रिजर्व है ही छत्तीसगढ़ में, और ये सतकोशिया टाइगर रिजर्व से भी कनेक्टेड है, लिंक्ड है, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके अलावा जो देब्रीगढ़ है वहाँ पे एक स्पेशल मेंशन मिलता है नोटेड फ्रीडम फाइटर का, जिनका नाम है वीर सुरेंद्र साई, याद रखिएगा। वीर सुरेंद्र साई was a freedom fighter. He was associated with this region है ना,
बारह पथरा नाम की जगह है इसी सेंचुरी के अंदर, बारह पथरा, वहाँ पर उन्होंने अपना मतलब बेस बनाया था, है ना। वीर सुरेंद्र साई ने देब्रीगढ़ के अंदर एक बारह पथरा नाम की जगह है, वहाँ पे अपना बेस बनाया था। तो ये याद रखिएगा, दिस इज़ अगेन अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। सेकेंड न्यूज़ है ऑपरेशन दोस्त के रिगार्डिंग। अब बस ऑपरेशन दोस्त क्या है याद रखेगा, इट इज़ अ ऑपरेशन बाय नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, NDRF जो है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो है, उसने ये ऑपरेशन किया, ऑपरेशन दोस्त, इन सीरिया एंड टर्की, है ना। तो सीरिया टर्की में जो अभी अर्थक्वेक हिट हुआ था, वहाँ पे हेल्प करने के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने ऑपरेशन दोस्त किया है इन द अर्थक्वेक हिट सीरिया एंड टर्की। तो याद रखिएगा, दिस इज अगेन नथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक और चीज़ आपको बता दूं कि दिस इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, दो और डिज़ास्टर्स का नाम लिया था यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने। एक तो 2001 में आने वाला जो अर्थक्वेक था भुज और कच्छ वाले रीजन में अर्थक्वेक आया था, भुज में, गुजरात में। दैट वाज वेरी मतलब कहना चाहिए बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल का डिज़ास्टर था। इसके अलावा मच्छू डैम ट्रेजेडी 1979 में, याद रखिएगा 1979 में मच्छू डैम, मच्छू आपका मोरबी में एक रिवर है, मोरबी वाले रीजन में, और अभी मोरबी डैम अभी भी न्यूज़ में था ना, वो टूट गया था जब। इसके पहले मच्छू डैम ट्रेजेडी हुई थी 1979, वहाँ पे मच्छू रिवर है, मच्छू डैम ट्रेजेडी हुई थी 1979 में, और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। उसका एक्चुअली जो कैरिंग कैपेसिटी थी उस डैम की, वो ओवर पावर हो गई थी बिकॉज ऑफ फ्लड एंड बिकॉज ऑफ एक्सेसिव रेन। तो वो पूरा डैम की वॉल ही टूट गई थी, अर्दन वॉल टूट गई थी। तो 1979 में मच्छू डैम ट्रेजेडी हुई थी, याद रखिएगा। तीसरी जो न्यूज़ है वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर। सिंगापुर के हैं मिस्टर ली सियान लूंग, याद रखिएगा। अब वो क्या कर रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी बिटवीन UPI स्टार्ट हो गए इंडिया और सिंगापुर के बीच में आज से। UPI के यूज़ के कारण अब क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफ़र्स भी हो सकेंगे, मतलब कि इंडिया से सिंगापुर। जैसे मान लो अगर अभी अमेरिका से पैसा आना हो ना, तो बहुत अलग अलग तरीके से आता है, ऐसा डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता कि UPI कर दिया, ये कर दिया, डायरेक्ट अकाउंट में भेज दिया, नहीं। बहुत सारे क्लियरेंस होते हैं और वो वायर ट्रांसफ़र के माध्यम से और इस तरीके के माध्यम से आता है। अब ये जो क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी एंड ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट है, इसको इजी करने के लिए UPI इंडिया और सिंगापुर के बीच में स्टार्ट होने वाला है आज। ये आई थिंक 11 बजे इसका डेमोन्स्ट्रेशन हो जाएगा। द लॉन्च विल बी डन बाय श्री शक्तिकांता दास, गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड रवि मेनन जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के, उनके बीच में। इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम फॉर फिनटेक इनोवेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है आपको कि फिनटेक इनोवेशन में UPI जो है बहुत बड़ा एक अपने आप में इनोवेशन है, याद रखिएगा। And this linkage of the payment system would enable residents of both the countries in faster and cost efficient transfer of cross border remittances। तो दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में फास्ट एंड कॉस्ट एफिशिएंट ट्रांसफ़र ऑफ क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस हो पाएगा बिकॉज ऑफ दिस। इट विल ऑल्सो हेल्प द इंडियन डायस्पोरा इन सिंगापुर, स्पेशली माइग्रेंट वर्कर्स एंड स्टूडेंट्स, through instantaneous and low cost transfer of money from Singapore to India and vice versa। अब माइग्रेंट वर्कर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, अगर वो चाहें तो इंस्टेंटेनियस एंड लो कॉस्ट ट्रांसफ़र हो सकता है मनी का फ्रॉम सिंगापुर टू इंडिया एंड वाइस वर्सा। अगली न्यूज़ है 4th एडिशन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दस्तलिक। अगर आपसे कोई पूछे कि ये दस्तलिक किसके बीच में होती है, तो दस्तलिक याद रखिएगा, इट इज़ अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड उज़्बेकिस्तान। इंडिया और उज़्बेकिस्तान आर्मी के बीच में दस्तलिक होती है, तो ये एक्सरसाइज का नाम भी याद रखिएगा। आई होप यू विल रिमेंबर। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। आगे बढ़ते हैं अब। आगे से सेकंड पेज में तो कोई ऐसी न्यूज़ है नहीं। फर्स्ट पेज में भी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं थी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लीडर्स ED के सर्चेस फेस कर रहे हैं, तो ये तो कोई नई बात नहीं, पॉलिटिकल एक न्यूज़ हो जाएगी, है ना। तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आगे हम बढ़ सकते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर नॉट टू मेडिकल बोर्ड्स इन ईस्ट डिस्ट्रिक्ट टू डील विद सरोगेसी रिलेटेड इशूज़। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दिल्ली की लोकल न्यूज़ है, एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा आप लोगों से, ठीक है। आगे मूव कर सकते हैं आप, मेरे साथ बढ़िए। अगले पेज पे आते हैं। यहाँ पे एक न्यूज़ दिख रहा होगा, वक्फ बोर्ड मूव्स हाई कोर्ट
अगेंस्ट सेंटर्स डिसीज एंड टू टेक ओवर 123 प्रॉपर्टीज़। वक्फ बोर्ड जो है वो हाई कोर्ट में गया है सेंटर के डिसीजन के अगेंस्ट, जिसमें सेंटर ने 123 प्रॉपर्टीज़ टेक ओवर कर ली हैं। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बता दूं वक्फ क्या होता है, व्हाट इज़ दिस वक्फ। अगर आप वक्फ समझ गए तो आप वक्फ बोर्ड समझ जाएंगे। वक्फ इज़ एक्चुअली अ प्रॉपर्टी विच इज़ गिवन इन द नेम ऑफ गॉड और अल्लाह फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। याद रखिएगा, रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के नाम पे जो प्रॉपर्टी गॉड के नाम पे या अल्लाह के नाम पे कर दी जाए वो है आपकी वक्फ, ठीक है ना। इट इज़ अ परमानेंट डेडिकेशन ऑफ एनी पर्सन प्रोफेसिंग इस्लाम of any movable or immovable property for any purpose recognized by a Muslim law as pious, religious और charitable। किसी पायस, रिलीजियस और चैरिटेबल काम के लिए अगर आप अपनी कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पे, गॉड के नाम पे दे देते हो तो दैट विल बी द वक्फ प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो वक्फ कैसे क्रिएट होता है? अ वक्फ कैन बी फॉर्म्ड थ्रू अ डीड और इंस्ट्रूमेंट और अ प्रॉपर्टी कैन बी डीम्ड वक्फ इफ इट हैज़ बीन यूज्ड फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो या तो आप कोई डीड या इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, या फिर अगर कोई प्रॉपर्टी बहुत दिनों से रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज़ हो रही है तो वो सब वक्फ में आ सकती है, ठीक है ना। अब ये बेसिकली यूज़ किए जाते हैं फॉर फाइनेंसिंग द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ग्रेवयार्ड्स, मॉस्क्स, शेल्टर होम्स, ये सब बनाने के लिए, ठीक है ना। अ पर्सन क्रिएटिंग द वक्फ कैन नॉट टेक बैक द प्रॉपर्टी एंड द वक्फ वुड बी कंटिन्यूइंग एंटिटी। तो अगर पर्सन ने क्रिएट कर दी है वक्फ प्रॉपर्टी तो फिर वो उसको टेक बैक दोबारा ले नहीं सकता। A non-Muslim can also create a waqf, but the individual must profess Islam and objectives of creating the waqf has to be Islamic। याद रखिएगा, एक नॉन मुस्लिम भी वक्फ क्रिएट कर सकते हैं बट ही मस्ट प्रोफेस इस्लाम एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग द वक्फ हैज़ टू बी इस्लामिक, मतलब वो इस्लामिक रीजन्स के कारण ही बनाई गई हो, ठीक है ना। अच्छा, वक्फ अब गवर्न कैसे होता है? तो एक वक्फ एक्ट है 1995 का, उसके माध्यम से गवर्न होती है, याद रखिएगा। आई होप आप लोग को आज वक्फ का मतलब समझ में आ गया होगा। ये बहुत ट्रिकी सा पॉइंट है, समझ नहीं आता, इसलिए आई होप आपको समझ में आ गया हो। इससे आपको जानना नहीं है। और एक वक्फ बोर्ड का क्या काम है? वक्फ बोर्ड एक ऐसा ज्यूरिस्डिक्ट पर्सन है जो कि उस प्रॉपर्टी को होल्ड, एक्वायर या मॉनिटर या उसका ट्रांसफ़र करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड वक्फ बोर्ड उसको पूरे, उसमें चेयरपर्सन होता है, मेंबर्स होते हैं, वो उस प्रॉपर्टीज़ को हैंडल करने का काम करते हैं। इसीलिए तो वक्फ बोर्ड हाई कोर्ट गया है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी छीनी जा रही है। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे एक न्यूज़ है, हरियाणा कमिटेड टू कंस्ट्रक्ट द SYL कैनाल। तो आप सबको पता होगा SYL कैनाल यानी कि सतलज यमुना लिंक कैनाल, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है सतलज यमुना लिंक कैनाल। और ये मैं आपको थोड़ा शुरुआत से बताता हूँ। देखो 1966 में 1966 में हरियाणा बनाया जाता है ना। ओल्ड अनडिवाइडेड पंजाब से काट करके हरियाणा बनाया जाता है। अब पंजाब ने क्या किया, हरियाणा तो बन गया लेकिन पंजाब ने जो रवि और ब्यास का पानी है वो शेयर करने से मना कर दिया। राइपेरियन प्रिंसिपल्स को दर्शाते उसने कहा कि मैं हरियाणा के साथ रवि और ब्यास का पानी नहीं शेयर करूंगा, ठीक है ना। तो अब ये एक वाटर डिस्प्यूट बन गया, किसके बीच में बन गया? पंजाब और हरियाणा के बीच में। अब हुआ क्या ये कि जब ये डिस्प्यूट बना तो अब अलग अलग मतलब रेमेडीज़ और सोल्यूशन ट्रिब्यूनल्स ये सब बनना शुरू किए गए। तो 1981 में पहले तो दोनों स्टेट्स ने एग्री किया कि ठीक है रीएलोकेशन ऑफ वाटर किया जाएगा, ठीक है ना। और 214 किलोमीटर का SYL मतलब कि सतलज यमुना लिंक जो है 1982 में इसकी शुरुआत की गई। ये कपूरी विलेज है आपका पंजाब में, वहाँ से स्टार्ट किया गया। लेकिन फिर एजिटेशंस होने लगे, प्रोटेस्ट होने लगे और ये सारे चीज़ें बोलने लगे, तो अब ये चीज़ फिर स्टॉप हो गई। 1985 में प्राइम मिनिस्टर उस समय राजीव गांधी थे और अकाली दल के चीफ थे। उनके साथ उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया और कहा कि ठीक है हम एक ट्रिब्यूनल बनाएंगे और असेस करेंगे वाटर अवेलेबिलिटी, उसके बाद डिसीजन लेंगे। तो एक ट्रिब्यूनल बनाया गया जिसका नाम है एरादी ट्रिब्यूनल। याद रखिएगा, द एरादी ट्रिब्यूनल वॉज फॉर्म्ड विच वॉज हेडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट जज V बालाकृष्णन एरादी, ठीक है ना। तो V बालाकृष्णन एरादी, ही वॉज द सुप्रीम कोर्ट जज, ही हेडेड दिस एरादी ट्रिब्यूनल।
और यहाँ पे असेस किया गया अवेलेबिलिटी एंड शेयरिंग ऑफ वाटर। इसके बाद 1987 में ट्रिब्यूनल ने रिकमेंड किया कि शेयर ऑफ पंजाब एंड हरियाणा का बढ़ाना चाहिए रिस्पेक्टिवली। और इसके बाद हरियाणा सुप्रीम कोर्ट में चला गया, जिसमें उन्होंने कहा कि भैया SYL कैनाल का लिंक का काम कंप्लीट करो 1996 में। तो 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया पंजाब को कि आप जो वर्क है 214 किलोमीटर के SYL कैनाल उसको कंप्लीट करें, ठीक है ना। अब ये उन्होंने उसको बोल दिया, लेकिन पंजाब ने फिर पास कर दिया पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट, जिसमें उन्होंने बोला कि वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट जो हुआ था वो SYL मतलब नहीं हो सकता, ठीक है ना। जियो यहाँ से उन्होंने एक एक्ट पास कर दिया, टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से हियरिंग स्टार्ट की और आर्टिकल 143 के इस्तेमाल से, और उन्होंने डिसाइड किया लीगैलिटी ऑफ 2004 एक्ट और डिक्लेयर किया कि चूंकि पंजाब जो है वो बैकआउट कर रहा है अपनी प्रॉमिस से वाटर शेयरिंग की, देयरफॉर दिस एक्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड। उसने एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड कर दिया और 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने चीफ मिनिस्टर्स दोनों स्टेट के उनको डिक्लेयर किया कि भैया आप सेटल करिए SYL कैनाल का इशू, और इसमें आप सेंटर की मदद मीडिएशन ले सकते हैं, ठीक है ना। अब पंजाब ने दोबारा बोला है फॉर अ ट्रिब्यूनल फॉर अ फ्रेश टाइम बाउंड असेसमेंट, और कहा है कि भैया रवि ब्यास का पानी देख लो, एलिजिबिलिटी देख लो, अवेलेबिलिटी देख लो, उसके बाद बताओ क्या करना है, ठीक है। तो इशू अभी भी चल रहा है, बहुत लंबा खींच दिया यार SYL इशू तो, है ना। तो इसको आप याद रखिएगा। आई होप यू विल रिमेंबर दीज फैक्ट्स रिगार्डिंग SYL इशू। आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल पार्ट में आते हैं। यहाँ है स्लो प्रोग्रेस फॉर क्रिएटिंग अ सेफ वर्क प्लेस फॉर वुमेन। इस आर्टिकल में बात की गई है किस तरीके से सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस अभी भी चल रहा है। अभी हमने रिसेंटली देखा है स्पोर्ट्स वुमेन जो है रेसलिंग की, वो आई है सामने और उन्होंने कहा है कि देयर हैव बीन इश्यूज ऑफ हैरासमेंट। अब सोचो जो लोग हमको ओलंपिक में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के सामने हमारे स्पोर्ट्स में जो हमारी सॉफ्ट पावर है उसको इंक्रीज कर रहे हैं, दे आर फेसिंग सच इश्यूज ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट at workplace and that is a very unfortunate thing for India। यहाँ पे ये चीज़ ऑथर ने कही कि बताती है कि जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही है। अगर आपको सामने मीडिया के सामने आना पड़ रहा है, अगर आपको सामने दिल्ली में धरने में बैठना पड़ रहा है, तो इसका मतलब कि इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी अभी भी सही से काम नहीं कर रही है। फिर ऑथर ने यहाँ पे विशाखा गाइडलाइंस की बात की है। 1997 में विशाखा गाइडलाइंस आए थे, they were related to reporting harassment at workplace and यहाँ पे बेसिकली मतलब ये सारी चीज़ें हैं विशाखा गाइडलाइंस के अंदर। उसमें कहा गया कि आपको एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनानी है, ये सारी चीज़ें हैं उसके अंतर्गत। तो विशाखा गाइडलाइंस का पालन भी नहीं हो रहा है और उसका ऊपर जो ये सारी चीज़ें हैं कि मतलब कि जो उसने रिकमेंडेशंस दिए थे वो भी पूरी तरीके से फुलफिल नहीं हो रहे, या फुलफिल हो भी रहे तो हाफ हार्टेड एफर्ट्स हैं, ठीक है ना। तो ऑल दीज थिंग्स हैव बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर। अब ऑथर ने यहाँ पे कहा कि दो अ स्पेसिफिक ऑफेंस रिलेटिंग टू सेक्सुअल हैरासमेंट अंडर सेक्शन 354A वाज इंसर्टेड इन द इंडियन पीनल कोड इन 2013। 2013 में एक स्पेसिफिक ऑफेंस इंक्लूड किया गया था रिलेटिंग टू सेक्सुअल हैरासमेंट अंडर सेक्शन 354A, लेकिन जो एलिगेशंस आते हैं ज़्यादातर वो सेक्शन 509 दैट इज़ इंसल्टिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन ऑफ द IPC के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। अब ऑथर ने यहाँ पे क्या कहा है कि देखो कई केसेस में तो विक्टिम जो है वो अपने साथ होने वाले जो अन्याय है, अत्याचार है, उसको रिपोर्ट नहीं कर पाते, लेकिन कुछ लोग जो हिम्मत करते भी हैं तो अब उनका फिर मतलब वो शुरू हो जाता है कि कई बार उन्हीं को प्रूव करना पड़ता है। जैसे कई बार ये डिफेमेशन केस लगा दिया जाता है, ओल्ड डिफेमेशन केस। अब एक अभी रिपोर्टर का केस है जिसने अपने साथ जो आप बीती है वो बताई, तो उसके ऊपर एक डिफेमेशन का केस लगा दिया, तो उसको मतलब इस तरीके से डिटर किया जाता है, वुमेन को इस तरीके से डिटर किया जा रहा है। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। ऑथर ने कहा देखो कि वायलेंस जो है वो सेक्सुअल हैरासमेंट के फॉर्म में भी हो सकता है वर्क प्लेस में। ये डायरेक्ट और स्ट्रक्चरल दोनों होते हैं। मतलब एक तो डायरेक्ट इन सेक्सुअल हैरासमेंट हो गया, एक स्ट्रक्चरल हो गया। मतलब कि जो आपके सोसाइटी का सेटअप है, पेट्रियार्कल सेटअप है, उसका यूज़ करके कई मेन जो है वो अपना ये अधिकार समझते हैं कि दे कैन कमेंट, दे कैन डू ऑल दीज थिंग्स। तो ये एक गलत चीज़ है, एक ये स्ट्रक्चरल सेक्सुअल हैरासमेंट है ना। एक तो डायरेक्ट होता है, दूसरा स्ट्रक्चरल सेक्सुअल हैरासमेंट है। ये चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे बताई हैं।
इसके बाद ऑथर ने बताया कि जो यहाँ पे अगर आप देखें तो फीमेल पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो जो है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। यानी कि अगर आप 2017-18 में देखें तो केवल 17.5% था, और अभी 20-21 में देखेंगे तो 25.1% रहेगा, है ना। अब ये हालांकि अभी भी बहुत कम है, अभी भी ये बहुत कम है। अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो उसमें 75 मेन हैं और 25 विमेन है, तो ये अपने आप में बहुत कम है, लेकिन थोड़ा सा ये इंक्रीज तो हुआ ही है। अब जब इंक्रीज हुआ है विमेन का नंबर, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आपके यहाँ सेक्सुअल हैरेसमेंट के इश्यूज आएंगे, अगर इवेंट्स आएंगे, तो ये बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं है विमेन को काम करने के लिए। कौन अपने मतलब इस तरीके से के एटमॉस्फेयर में काम करेगा, है ना। दिल्ली के केसेस आप देख ही रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग देयर एज वेल। तो ये ऑथर ने कहा है कि अगर नंबर ऑफ जो विमेन है वो अगर वो बढ़ रहे हैं लेबर फोर्स में, तो ये जो प्रोटेक्शन है वो और ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे कहा है। और ऑथर ने यह भी कहा कि अगर वुमेन को सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं मिलता है तो फिर वुमेन पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में ऑलरेडी कम रहेगा, ठीक है ना। एंड इट इज जनरली बिलीव्ड दैट मोस्ट ऑफ द वुमेन डू नॉट कंप्लेन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एंड द करंट रिड्रेसल मैकेनिज्म इज आइदर नॉन एग्जिस्टेंट और इनफेक्टिव। तो या तो वुमेन बहुत ज़्यादा रिपोर्ट ही नहीं करती हैं केसेस को, और अगर वो करती भी है तो जो रिड्रेसल मैकेनिज्म है वो या तो नॉन एग्जिस्टेंट है या बहुत ही ज़्यादा इनफेक्टिव है। एंड वुमेन आर ऑल्सो मोर वल्नरेबल टू exploitation by their employer as they can be easily threatened with the job continuity or for indecent favors। तो यहाँ पे ये भी है कि vulnerable भी ज़्यादा है women को, क्योंकि मतलब आप indecent favors उनसे मांग सकते हैं, employers मांग सकते हैं, otherwise they can threaten them with the job continuity and all, ये सब चीज़ें हैं। तो जब तक mindset जो है men का वो नहीं बदलेगा, जब तक वो women को equal नहीं समझेंगे, तब तक ये चीज़ नहीं होगा। और ये कैसे होगा, तो ऑथर ने कहा है कि जो कैरेक्टर होता है किसी भी व्यक्ति का वो उसके चाइल्डहुड में बनता है। तो ये जो स्टीरियोटाइप्स हैं, कैरेक्टर फॉर्मेशन है, ये सब चाइल्डहुड में होते हैं। तो ये बच्चों को बचपन से ही अगर आपने सिखा दिया, अगर आपने उनको सिखाया कि यार एवरीवन इज इक्वल दिस एंड दैट, तो जाकर के कहीं आपको मिल सकता है, समझ में आएगा कि बेसिकली दिस इज द यू विल अंडरस्टैंड दैट कि यस एवरीवन इज इक्वल, एंड तब जाकर के वुमेन को भी उतनी ही मॉडेस्टी के साथ, उतने ही इक्वालिटी के साथ ट्रीट किया जाएगा। तो दिस हैज़ बीन मेंशन बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। अब ऑथर ने बहुत प्यारी एक क्रिमिनोलॉजी की थ्योरी भी दी है यहाँ पे। ये है थ्योरी ऑफ नेचर वर्सेस नर्चर। याद रखिएगा, थ्योरीज नेचर वर्सेस नर्चर। यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि जेनेटिक्स जो होते हैं वो प्लस जेनेटिक्स एज वेल एज योर इन्वायरमेंट अफेक्ट इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट। एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट को उसके जेनेटिक्स, उसके जीन्स प्लस उसका इन्वायरमेंट दोनों ही इम्पैक्ट करते हैं। जीन्स बर्थ के समय उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, क्या उसके कैरेक्टर्स होंगे, वो डिसाइड करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल उसका कैरेक्टर है वो उसका सोशल कंडीशनिंग या उसका इन्वायरमेंट या उसका फैमिली इन्वायरमेंट या उसका स्कूलिंग इन्वायरमेंट ये डिसाइड करते हैं। तो अनलेस पेरेंट्स रिस्पेक्ट ईच अदर, ट्रीट देयर गर्ल्स एंड बॉय चाइल्ड ऑन पैरिटी, ये सारी चीज़ जब तक पेरेंट्स नहीं करेंगे तब तक बच्चे नहीं सीखेंगे। बच्चों के सामने अगर पेरेंट्स वुमेन को और गर्ल्स को इक्वालिटी से ट्रीट नहीं करेंगे तो द चाइल्ड, द बॉय ऑफ दैट फैमिली विल ऑल्सो नॉट ट्रीट द गर्ल्स विद इक्वालिटी और दिस एंड दैट। इस कारण से यहाँ पे जो टेंडेंसीज हैं डेवलप होती है, फिर क्रिमिनल टेंडेंसीज डेवलप शुरू हो जाएगी, मिसोजिनिस्टिक टेंडेंसीज डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, है ना। तो ये नेचर वर्सेस नर्चर की थ्योरी है जो कि ऑथर ने कही है। इन्वायरमेंट का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है। अब यहाँ पे ऑथर ने कहा कि प्रोवाइडिंग अ सेफ वर्क इन्वायरमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की है। अब कई बार क्या होता है कि वुमेन जब अपने सीनियर्स के अगेंस्ट कंप्लेंट करती हैं या सपोज करो अपने एम्प्लॉयर के अगेंस्ट कंप्लेंट करती हैं, तो जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है वो इस तरह से लगाने लगते हैं कि या तो डिसरिप्यूट कर दें, उस वुमेन को ही डिसरिप्यूट उसकी रेपुटेशन को कर दें, या फिर किसी तरीके से लिटिगेशन को हटाने में लग जाते हैं। तो ये एक जो चीज़ है वो हमको लॉन्ग टर्म गोल में ये देखना है कि ये क्या, तो देखो सेक्शुअल हरासमेंट के जो केसेस हैं उनको हमको बिल्कुल नल करना है, बिल्कुल एलिमिनेट करना है। अब उसको कैसे करना है, एक अगर आप स्ट्रॉन्ग कंप्लेंट मैकेनिज्म रखेंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्रेसल मैकेनिज्म रखेंगे, तो ये चीज़ें होंगी।
दूसरा जो आर्टिकल है वो है अ डेमोक्रेटाइजेशन दैट इज़ मोर अ फैलेसी। बहुत प्यारा आर्टिकल है। जो बात ऑथर ने कही वो बहुत अच्छा है। ये अपने आप में एक ऐसे आ सकता है। यहाँ पे ऑथर ने बात की सोशल मीडिया की, जो एक तरीके से आपको डेमोक्रेटिक फीलिंग देता है। सोशल मीडिया आपको कहता है कि भाई आपको फ्रीडम दे रहे हैं, आपको लिखने की फ्रीडम दे रहे हैं, आपको आज़ादी दे रहे हैं एक्सप्रेस करने की, बट कहीं ना कहीं वो एक मेयर फैलेसी है। फैलेसी मतलब केवल एक छद्म है, एक केवल छलावा है। ऑथर ने बहुत प्यारा जो पॉइंट उठाया कि आज जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया अब हम दूसरों को कॉपी करना शुरू कर चुके हैं। नाउ व्हाट सोशल मीडिया इज एक्चुअली, इट इज नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ, इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ समवन एल्सेस। अगर आप देखें इतने मैकेनिज्म्स हैं, सोशल मीडिया अपने आप में इनहेरेंटली एक तरीके से कॉपी पेस्ट करने के लिए बनाया गया है। जैसे अगर आप देखें तो इसमें ऑप्शन है शेयर करने के ऑप्शन, आपको दूसरे के व्यू शेयर करने हैं। इसमें ऑप्शन है रीट्वीट्स के, आपको दूसरे के ट्वीट्स को रीट्वीट कर देना है। आपको ऑप्शन है मीम्स शेयर करने के, किसी और के द्वारा बनाए गए मीम्स को आप शेयर कर रहे हैं। इमोजीज का आप यूज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन को ये सारी चीजें लिमिट करिए, आप अपना कुछ एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हो। व्हाट यू आर डूइंग इज दैट यूजिंग दीज रीट्वीट्स, यूजिंग दैट हैशटैग्स, यूजिंग दीज shares, using these memes, using these emojis. What you are doing is that you are expressing someone else's opinion and you are homogenizing. आप homogenize हो रहे हैं। ये चीज़ हमको समझ नहीं आ रही, ये चीज़ इंटरनली हो रही है। दूसरी चीज़ जो ऑथर ने कही है वो है कि ब्रेविटी। अब सोशल मीडिया ऐसा है कि आप उसमें बहुत कम वर्ड्स में लिख सकते हैं। जैसे ट्विटर पहले केवल 140 वर्ड देता था, अब आपको ये लिमिट करने की कोशिश है। एक तरीके से आपके एक्सप्रेशन को लिमिट करना है कि आपको इतने में ही अपनी बात कहनी है। हाउ कैन यू मेक अ पर्सन टू से थिंग इन फ्यू वर्ड्स ओनली। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जिसमें आपको बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहनी है। तो इट ऑल्सो फोर्सेज ब्रेविटी, इट फोर्सेज ब्रेविटी ऑन यू। मतलब अगर आप ज़्यादा चाहें तो नहीं कर सकते। जैसे आप यूट्यूब है, यूट्यूब में अगर आप अपना टाइटल देना चाहते हैं कोई बड़ा, तो उस टाइटल की भी लिमिट है कि आप 100 अल्फ़ाबेट से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। यू कैन नॉट नेम द टाइटल मोर देन 100 अल्फ़ाबेट्स। तो ये सब लिमिट क्यों? एक तरफ से अगर आपको वो फ्रीडम दे रहा है एक्सप्रेस करने का, तो फ्रीडम होना चाहिए लिखने का, फुल एक्सप्रेशन का, है ना। उसमें फिर इतने सारे काट छाट क्यों हैं? फिर ऑथर ने कहा है कि यहाँ पे अगर आप देखें आजकल जो क्रिएटर इकोनॉमी के नाम पे चल रहा है कि यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। अब जैसे हम लोग का कंटेंट क्या है, देखो हम व्हाट वी आर डूइंग इज दैट, हम जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है हम उसको कर रहे हैं, चलो ठीक है, एक हमने पेपर को पढ़ा है। जो लिप सिंकिंग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? व्हाट दे आर डूइंग, लिप सिंक कर रहे हैं कुछ लोग, और दे हैव व्यूज इन मिलियंस एंड बिलियंस। लोग पता नहीं क्यों उनको देख रहे हैं। द ओरिजिनल कंटेंट इज नॉट रिस्पेक्टेड, एंड इस तरीके का जो कॉपी पेस्ट कंटेंट दैट इज गिवन मच मोर रिस्पेक्ट। तो क्रिएटर इकोनॉमी के नाम पे भी ये पूरी फैलेसी ही चल रही है, जो कि ऑथर ने यहाँ पे बताई। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसमें भी एक्सप्रेशन को और शॉर्ट किया जा रहा है। 15 सेकेंड के वीडियो लाए जा रहे हैं, 30 सेकेंड के वीडियो लाए जा रहे हैं, 60 सेकेंड के वीडियो लाए जा रहे हैं। भाई आप इतना ब्रेविटी क्यों ला रहे हो? What you are doing is that you are trying to force a person brevity. You are forcing brevity on someone else. You are forcing his or her self expression. इसके बाद ऑथर ने कहा कि जो नए टूल्स आ गए AI के, चैट GPT हो गया, DALL-E हो गया, ये सब और ज़्यादा डिमिनिश करेंगे, फर्दर डिमिनिश करेंगे जो लोगों का एक्सप्रेशन है। अब वो और ज़्यादा अपने कंटेंट को नहीं यूज़ करेंगे, और इसी तरीके से कॉपी पेस्ट एंड सेम चैट GPT का यूज़ करके कंटेंट बना लिया, ये सारी चीज़ें वो करेंगे। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा। अगला आर्टिकल है द प्रॉब्लम्स विद द डाटा प्रोटेक्शन बिल। अब यहाँ पे ऑथर ने बात की कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ड्राफ्ट किया है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, एंड उसका मतलब उसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं वो इश्यूज़ यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं। पहला इशू जो हाईलाइट किया गया ऑथर ने, वो कहा गया कि ये जो है वो डाइल्यूट करता है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को। अगर आप देखें तो ये जो बिल है इट सीक्स टू डाइल्यूट द प्रोविजंस ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। अब आप सबको पता होगा कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का जो सेक्शन 8 है वो ऑलरेडी एग्जेम्पशंस के बारे में बात करता है। 8(1)(j जो है वो बताता है कि इंक्लूड्स अ प्रोविजन टू प्रोटेक्ट प्राइवेसी थ्रू सेक्शन 8(1)(j। मतलब कि अगर आपको 8(1)(j के अंतर्गत दिखा रहेगा कि कहाँ कहाँ राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं लग सकता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन के केस में, है ना। और लेकिन 8(1)(j में कुछ कंडीशंस दी हैं कि कब 8(1)(j लगेगा। मतलब कि उस इन्फॉर्मेशन का कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए किसी पब्लिक एक्टिविटी से या पब्लिक इंटरेस्ट से, है ना। इट शुड नॉट कॉज अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ द प्राइवेसी, है ना। एज एंड द पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल इज सेटिस्फाइड देयर इज नो लॉन्गर पब्लिक इंटरेस्ट दैट जस्टिफाइज दिस डिस्क्लोजर, तभी जाकर के ये लग सकता है, ठीक है ना, ये एग्जेम्पशन हो सकता है। लेकिन अब जो ये बिल है, प्रपोज्ड बिल है डाटा प्रोटेक्शन बिल, उसमें कहा गया कि इस सेक्शन को अमेंड किया जाएगा और
एग्जेम्प्ट किया जाएगा हर तरीके की पब्लिक पर्सनल इंफॉर्मेशन को फ्रॉम द एम्बिट ऑफ आरटीआई एक्ट। मतलब ऊपर की जो कंडीशंस हैं उनको हटाते हुए किसी भी प्रकार का पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं रिलीज किया जाएगा। तो अब ये जो है मतलब कि अगर आप ये बिल ला रहे हो डाटा प्रोटेक्शन, तो इसमें आरटीआई एक्ट को भी अमेंड कर दोगे आप, और आरटीआई एक्ट का सेक्शन 8 आप अमेंड कर दोगे, जिसमें कि आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो देने से मना कर दोगे। तो ये एक गलत चीज़ है, जिससे कि थ्रू आरटीआई एक्ट जो है वो आपका डाइल्यूट हो जाएगा। दूसरा चीज़ जो ऑथर ने इशू उठाया, सेकंड जो इशू उठाया ऑथर ने, वो कहा है कि जो ड्राफ्ट रूल्स हैं वो पूरे के पूरी पावर जो है डिस्क्रिशनरी पावर किसको दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अगर डिस्क्रिशनरी पावर ज़्यादा रहेगी तो इट विल डाइल्यूट द पीपल्स राइट टू प्राइवेसी, लोगों की राइट टू प्राइवेसी को डाइल्यूट कर रही है, क्योंकि सेक्शन 18 जो है इस बिल का वो एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू एग्जेम्प्ट एनी गवर्नमेंट और इवन प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ द बिल बाय मेयरली इशूइंग अ नोटिफिकेशन। तो सेंटर के पास पावर रहेगा कि वो किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी को एग्जेम्प्ट कर सकता है इस प्रोविजन से, राइट टू प्राइवेसी को फॉलो करने से, या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर एंटिटी को भी अलाउ कर सकता है मेयरली बाय इशूइंग अ नोटिफिकेशन। तीसरा जो है ऑथर ने कहा है कि सारा जो रिपोजिटरी है सबसे बड़ा वो गवर्नमेंट खुद है ना। डेटा का सबसे बड़ा रिपोजिटरी या सोर्स कौन है, गवर्नमेंट खुद है। अब गवर्नमेंट खुद जब डेटा का रिपोजिटरी है सबसे बड़ा, और उसकी ओवरसाइट बॉडी जो कि आपका डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो बनाए जाएंगे, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के मेंबर्स के पूरे जो स्ट्रेंथ है, पूरे जो कंपोजिशन है, पावर है, सिलेक्शन प्रोसेस है, रिमूवल है, वो सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट खुद डिटरमाइन कर रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही डेटा रिपोजिटरी है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड कर रही है कि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड किस तरीके से काम करेगा। तो ये एक अपने आप में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, जो कि ऑथर ने उठाया है। इसके अलावा ऑथर ने कहा है कि एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो बनेगा वो डिजिटल होगा बाय डिज़ाइन, डिजिटली होगा बाय डिज़ाइन, और उसमें डिस्पोजल कंप्लेंट्स का, रिसीट कंप्लेंट्स की, ये सब डिजिटली होंगी। तो ऑथर ने कहा है कि 33% वुमेन इंडिया की ऐसी हैं जो इंटरनेट यूज़ ही नहीं की हैं आज तक। तो अगर आप डिजिटल बाय डिज़ाइन जा रहे हो तो फिर ये 33% वुमेन का क्या होगा जिन्होंने आज तक कभी इंटरनेट यूज़ नहीं किया। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो आर्टिकल है द माइक्रोबायोम लिंक टू ऑटिज्म डिसऑर्डर। हालांकि काफ़ी डिटेल्ड आर्टिकल है माइक्रोबायोम और ऑटिज्म से रिलेटेड, लेकिन हम यहाँ पे केवल ऑटिज्म स्पेक्ट्रल डिसऑर्डर के बारे में जानेंगे। व्हाट इज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD बोलते हैं इसको। इट इज़ अ टर्म, ये टर्म है फॉर अ ग्रुप ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। एक ग्रुप ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को शोकेस करने का ये है। एंड रिसर्चर्स जो है फुल्ली अभी तक समझ नहीं पाए हैं ASD को, लेकिन ये बेसिकली एक ग्रुप ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं जिसमें कि आपका बेसिकली जो 100 में से 1 चिल्ड्रन जो है इससे अफेक्टेड रहता है। और इसमें क्या होता है कि जो सोशल इंटरेक्शंस हैं वो इम्पेयर्ड हो जाते हैं, मतलब सही से आदमी बात नहीं कर पाता, वर्बल स्किल्स लैक करता है, नॉन वर्बल स्किल्स लैक करने लगता है, एंड दे डिस्प्ले रिस्ट्रिक्टेड एंड रिपीटेटिव बिहेवियर, बार बार एक ही चीज़ को दोहराना, और रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर, इमोशनल उनको एबिलिटी नहीं रहती है अंडरस्टैंड करने की, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं। इससे होता क्या, ओवरऑल जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो डिमिनिश हो जाती है बिकॉज ऑफ द ASD डिसऑर्डर। अभी जो गट है, इंसान का जो गट है, वो और ब्रेन का काफ़ी एक संबंध है, वो आया है समझने में। गट में जो माइक्रोबायोम है उसका बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल है, जो कि ऑथर ने कहा है कि उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। इट इज़ बिलीव टू हैव अ बिग रोल ऑन द इम्यून मॉड्यूलेशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द ह्यूमन बॉडी। तो लिखा है द गट माइक्रोबायोम इज बिलीव्ड टू हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन इम्यून मॉड्यूलेशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द ह्यूमन बॉडी। वही चीज़ समझने में आ रही है। आगे बढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऐसी कोई न्यूज़ नहीं दिख रही है। यहाँ पे इंडिया इज़ द फर्स्ट रिस्पॉन्डर ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर्स। तो नेचुरल डिजास्टर्स के केस में इंडिया जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में सामने आया है, काफ़ी बड़ी बात है। और अभी इंडिया और इटली जो है वो डिफेंस पैक्ट्स कर सकते हैं ड्यूरिंग मेलोनीज विजिट। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो जॉर्जिया मेलोनी है, शी इज़ द लीडर ऑफ फार राइट इटालियन लीडर, वो दिल्ली विजिट करने वाली है, इंडिया विजिट करने वाली। तो इसमें वो क्या हो सकता है, बेसिकली डिफेंस पैक्ट्स और डिफेंस कोऑपरेशन जो है इंडिया और इटली के बीच में वो बढ़ सकता है। हालांकि आपको पता है कि पिछले 10 साल से हमारे रिलेशन से ठीक नहीं थे बिकॉज ऑफ द इशू। आपको पता होगा कि वो मराइनर्स थे इटली के, वो आए थे और मतलब एक मर्डर हो गया था उनसे, है ना। इस चक्कर में हमारे और इटली के रिलेशंस इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यहाँ पे भी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो।
आगे के न्यूज़ आइटम्स देखते हैं। एक न्यूज़ है सेंटर में नोटिफाई एमिशन ट्रेडिंग स्कीम बाय जून। तो यहाँ पे एमिशन ट्रेडिंग स्कीम क्या है, कुल मिलाकर के जैसे क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म होता है ना, आप सबको पता है क्योटो प्रोटोकॉल में कार्बन क्रेडिट्स का, क्या आपने अच्छा काम किया तो अब आपको कार्बन क्रेडिट्स मिलेंगे, या तो आप एमिट कर सकते हैं या फिर उनको आप सेल कर सकते हैं, जो भी आपने कार्बन क्रेडिट अचीव किया है और उसको सेल करके आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है ना। एक और स्कीम ऑलरेडी चल रही थी, आपको यहाँ पता होगा कि 2015 में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने लॉन्च की थी परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड, पैट स्कीम थी, परफॉर्म करो अचीव करो एंड ट्रेड करो, मतलब वो भी सेम इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। तो अब एनर्जी ट्रेडिंग स्कीम जो है, इसमें भी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो रहेगा, विच इज़ अ पावर मिनिस्ट्री बॉडी, वो नोडल कोऑर्डिनेटर रहेगी इस स्कीम की, और इसमें भी सेम वही क्रेडिट्स जनरेट होंगे, आप उनको या तो सेल कर सकते हो, उससे आपको मिल जाएगा, पैसा मिलेगा, ठीक है ना। और इंडिया का कमिटमेंट है कि 500 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी नॉन फॉसिल सोर्सेज से बनानी है बाय 2030, तो ये भी आप याद रखेगा। इसके अलावा एक और न्यूज़ है, प्ले बेस्ड लर्निंग मटेरियल लॉन्च किया गया है 3 से 8 साल के बच्चों के लिए, प्ले बेस्ड लर्निंग मटेरियल लॉन्च किया गया है। क्लासरूम लर्निंग जो है अब वो टेक्स्ट बुक से ना होकर के टॉयज़ और पपेट्स के बेसिस पे और स्टोरी कार्ड्स के बेसिस पे होगी। इसका मटेरियल 3 से 8 साल के बच्चों के लिए बनाया गया है, 3 to 8 के स्टूडेंट्स के बीच में, जो 3 से 8 के बीच में है। जादुई पिटारा नाम रखा गया है, जादुई पिटारा और मैजिकल बॉक्स है ना, फाउंडेशनल स्टेज जो है स्कूलिंग के लिए, उसके लिए लॉन्च किया गया है जादुई पिटारा या मैजिकल बॉक्स। तो ये आपको याद रखना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसको समझ के रखिएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ऐसी कोई न्यूज़ तो नहीं है जिसको हमको डिस्कस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसी न्यूज़ नहीं है। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।